गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने जो 11th क्लास की केमिस्ट्री है इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसोबार एंड आइसोटॉप्स, जो आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, इसके बारे में आपको नॉलेज होगी। ठीक है, तो आज दोबारा से एक तरह से रिवाइज होता है, कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली मैं आपको एक चीज़ नोटिस करा रहा हूँ कि अगर क्या है कि किसी भी एलिमेंट का क्या करना हो कि उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर्स को किसी भी एलिमेंट पर एक साथ डिनोटेड करना है, उसको शो करना है, तो वो अपन किस टाइप से करें। तो इसके लिए क्या है कि अपन ने मान लिया, कोई सपोज कर लिया कि ये क्या है, एक एलिमेंट है जिसे अपन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एक्स। ठीक है, अब इस पर क्या है कि एक यहाँ पर लिखा जाता है और सेकंड यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा यानी कि एटॉमिक मास लिखा जाएगा या एटॉमिक नंबर अपन यहाँ पर डिनोटेड करेंगे। तो ये यहाँ पर क्या है कि जो अपन सपोज कर रहे हैं कि एक्स पे क्या है कि जो लेफ़्ट साइड है, इस लेफ़्ट साइड में ऊपर की साइड यानी कि टॉप साइड, ठीक है, तो टॉप पर अपन क्या करते हैं कि एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके लेफ़्ट साइड में ही बॉटम साइड या नीचे की ओर क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर, जो अपन किससे डिनोटेड कर रहे थे, जेड से, जो आपको लास्ट वीडियो में अपन ने बताया था। ठीक है, कि A4 क्या होगा, एटॉमिक मास, ठीक है, और Z4 क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो आपने 9th में 20 तक की टेबल आपने लर्न की थी कि जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या आपने सीरियल से क्या किए थे, लर्न किए थे। तो एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो क्या है कि वो पीरियोडिक टेबल, उस टेबल के अकॉर्डिंग है। और एटॉमिक मास आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये क्या होता है कि सम ऑफ द न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या आता है कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की अपने बताए थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या है कि डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये क्या होते हैं कि ऑलवेज इक्वल मिलते हैं, किसी भी एलिमेंट में इक्वल अमाउंट में या इक्वल नंबर में ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन बात करते हैं कि जो आइसोबार और आइसोटोप्स हैं वो क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के डिफरेंस से ही यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, तो अब अपन फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, आइसोबार। आइसोबार की बात करें तो ये वो एलिमेंट है कि जिनका क्या होता है कि एटॉमिक मास तो क्या होगा, सेम, बट एटॉमिक नंबर क्या मिलेगा, डिफरेंट। ठीक है, ये क्या होंगे, आइसोबार, कि ये वो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं जिनका क्या हो कि एटॉमिक नंबर तो क्या हो, डिफरेंट हो, और एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो। ठीक है, क्या रहेंगे, आइसोबार्स। जैसे अपने एग्जाम्पल ने यहाँ पर कि कार्बन और नाइट्रोजन। अब देखो कार्बन जो है ये कितने नंबर पर है अपनी टेबल में, 6 पर। नाइट्रोजन कितने पर है, 7 पर है। ठीक है ना, कि जिसका एटॉमिक नंबर 6 और 7 है। अब इनके एटॉमिक मास की बात करें तो कार्बन का एक आइसोटोप क्या होता है, उसका एटॉमिक
मास क्या होगा 14, और इसी तरह से इसका जो एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का वो भी क्या है 14 है। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है ये तो क्या है डिफर है, बट एटॉमिक मास क्या है सेम है। तो इस तरह के जो भी एलिमेंट्स या अपनी ये बोले कि एटम्स होते हैं तो वो एटम्स क्या होंगे आइसोबार्स। ठीक है, इसी तरह से बात आती है आइसोटोप। आइसोटोप्स पर अपन डिस्कस करते हैं। तो आइसोटोप ये बोलते हैं कि इसका ऑपोजिट होता है सिस्टम, कि इसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा डिफर, और एटॉमिक नंबर क्या रहेगा सेम, कि द एलिमेंट इन विच एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। ठीक है, ये क्या मिलेंगे डिफर मिलेंगे। तो ये क्या होंगे कि आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स में बात करें तो कुछ एलिमेंट्स हैं कि जिनके सभी के तो आइसोटोप्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके आइसोटोप्स अपने को पता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का क्या है, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटेनियम। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट हाइड्रोजन का एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है 1 है। कोई सा भी हो चाहे आइसोटोप हो चाहे हो, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहना है। ठीक है, लेकिन अगर इनकी बात करें तो इनका जो एटॉमिक मास है जो प्रोटोनियम बोला जाए, ठीक है, जिसमें क्या होता है ओनली एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, ओनली सिंगल प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे एब्सेंट। ठीक है, तो दूसरी बात आती है दूसरा जो बात आता है ड्यूटेरियम पर, कि ड्यूटेरियम में क्या होता है कि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही क्या बोलता है न्यूट्रॉन होता है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 2, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो टोटल होता है वो क्या होता है एटॉमिक मास होता है। ठीक है, लेकिन अब ट्राइटेनियम पर बात करें तो इसमें क्या है कि एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो इसमें प्रोटॉन भी क्या है इक्वल अमाउंट में है, यानी कि 1 प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट है, और इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है 2 है। तो इस रीजन से इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के क्या है प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम, ये इस तरह से हैं कि इनका अपन इस तरह से डिनोट करेंगे, ट्राइटेनियम, ये ड्यूटेरियम और ये प्रोटोनियम। ठीक है, इसी तरह से अपन आगे नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन। कार्बन पर अपन ऑलरेडी कुछ बातें हुई थी कि जिसमें अवोगाद्रो नंबर अपने पढ़ा था, या फिर अपने उसमें जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पर स्टार्टिंग में जो बात हुई थी, तो उसमें कार्बन 12 के कार्बन जो 12 है उसके 1/12 पार्ट से अपने उसकी कंपेयर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन की बात करें तो इनका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, तो अब इसमें कार्बन में क्या है कि इसके 12, 13 और 14। अब ये 12, 13, 14 कैसे आ रहे हैं कि इसमें इन सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 6, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें 6 है, इसमें 7 है और इसमें 8 है। तो इन दोनों का टोटल तो 12, 13 और 14। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात आती है कि आइसोटोप के फॉर्मेशन का या इसके बनने का जो रीजन होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या हो डिफरेंस हो। इसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन का भी एग्जाम्पल है। क्लोरीन का क्या है कि
35 और 37। तो अब यहाँ पर क्या बात आती है कि भी अपने किसी कैलकुलेशन में कौन सा एटॉमिक मास अपन है यहाँ पर करें ले यूज में, तो उसका सिस्टम क्या होता है कि इनका जो एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है। जैसे क्लोरीन का अपन लर्न करते हैं, जो स्टडी करते हैं, तो उसमें 35.5 लेते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूज करते हैं। तो उसमें रीज़न क्या है कि जब अपना कुछ अमाउंट में क्या लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, कुछ अमाउंट में क्या लिया अपने, क्लोरीन्स ली। उस क्लोरीन्स में क्या है कि 3:1 का एक रेशो मिलेगा। 3 रेशो से मीन क्या है कि 3 में तो 3 पार्ट्स तो क्या है, 3 पार्ट्स तो उसके किसके मिलेंगे, 35 एटॉमिक मास वाली क्लोरीन्स, और एक पार्ट किसका मिलेगा, 1/4 पार्ट क्या रहेगा उसमें, 37 एटॉमिक मास वाली क्लोरीन्स। तो इनका जो एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज क्या आएगा, 35.5, यानी कि 35, 35, 35 और 37, और नंबर ऑफ इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है कि ये ऑलरेडी मैं आपको बात बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को कि बुक से ही है ये क्वेश्चन, आप लोगों के पास बुक्स हों तो उसमें आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन, ठीक है। 35 और 80 है, 80 तो उसका क्या एटॉमिक मास और 35 क्या है एटॉमिक नंबर। तो अब देखो कि इसमें अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना है। तो अपने को पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये किसके इक्वल है, एटॉमिक मास, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और नंबर ऑफ और एटॉमिक नंबर, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में होते हैं, यानी कि तीनों की क्या नंबर्स सेम होते हैं। तो जैसे आपको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या है 35 है, यानी कि जेड से अपने डिनोटेड करते हैं किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, एटॉमिक नंबर को, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है कि न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन करनी है अपने को। तो न्यूट्रॉन्स की क्या है कि भाई जो भी एटॉमिक मास होता है उस एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू क्या है 18, ये एटॉमिक मास अपने क्वेश्चन में 80 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस 35 क्या है इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो ये इसमें से लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन में 35 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और 45 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स, ठीक है, कि जो नील्स बोर का आपने एटॉमिक मॉडल 10th क्लास में आपने स्टडी किया है उसके बारे में आपने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर अपने जो बात कर रहे हैं कि जो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल था, कि इस मॉडल के प्रेजेंटेशन यानी कि इसको देने का रीज़न क्या रहा है, तो उसमें इसकी 2 करैक्टर्स हैं। एक तो क्या है कि जो रेडिएशंस है उसका क्या होता है कि डबल बिहेव होता है, यानी कि डुअल करैक्टर होते हैं, ठीक है। डुअल करैक्टर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि डुअल करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, विच मीन, इसका मतलब क्या है, दैट रेडिएशन पास बोथ वेव लाइक और पार्टिकल्स, ठीक है, कि इस तरह डबल ट्रैक का भी क्या करेगा, डुअल टाइप भी है भैया, डुअल करैक्टर शो करता है। तो उस पर आपने को डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रा है उसकी संरचना है,
तो उस पर क्या है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देना था। ठीक है, अभी तक जो आए थे वो विशेष कोई एक्सपेरिमेंटल वो नहीं थे, लेकिन ये 2 रीजन इसके क्या रहे हैं कि इस थ्योरी को डेवलप करने का रीजन रहा। अब फर्स्टली अपन बात करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सर पर बात करें तो जेम्स मैक्सवेल इन 1870 में सजेस्ट किया उसने कि जब क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण और अल्टरनेटिंग एकांतर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ इसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अगर अप्लाई किया जाए ठीक है, तो पहले आप इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है कि दोनों क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंडीशंस में थे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन गई, दूसरी स्ट्रक्चर आप यहाँ से बनाएंगे। इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ करना है और इसमें थोड़ा सा भी करेक्शन है, इस साइड का पॉइंट आपको अप रखना है, थोड़ा सा ये यहाँ मिलाना है। ठीक है, ये तो क्या है कि डायरेक्शन प्रोपोगेशन हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक वाई और एक जेड एक्सिस हो जाएगी यहाँ पर। ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब क्या है कि ये जो अपन ने छोटा वाला पार्ट बनाया है, अब देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रफली काम कर रहा हूँ तो आप थोड़ा ध्यान देना। ये जो फील्ड है दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और जो ये आउटर स्पेयर वाला जो एरिया बन रहा है, आउटर एरियाज हैं, ये किसका है, इस तरह से जो इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि एक ऐसे है तो एक ऐसे है। ठीक है ना, इस तरह से दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है तो जब इन पर क्या है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर उसमें अप्लाई किया जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर किस तरह का इनमें जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक रीजन से इनमें जो वेव बनती है तो वो वेव किस तरह से इफेक्टिव होती है। अब देखो पहले अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया अपन ने। दूसरा अपन बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है ये। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब आप इसको बनाएंगे तो ये पॉइंट यहीं से क्रॉस होगा, और फिर ये जो अपनी फील्ड का एरिया बनाया है इसके अंदर से ही आप इसको इस तरह से ठीक है, तो ये जो ब्लू पेन से बनाई है ये तो किससे है मैग्नेटिक फील्ड में है, ये क्या है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड
कंपोनेंट, ठीक है। और ये क्या है इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि इसकी बढ़ने की दिशा है, ठीक है, डायरेक्शंस हैं। तो इस पर इसने क्या है कि इस तरह का जब इस पर ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि परपेंडिकुलर कंडीशन में अप्लाई किया, तो पार्टिकल्स की जो मोशन है वो मोशन इस तरह से है, ठीक है। और जब इनको हटा देंगे तो फिर अलग तरह का भी है होगा। तो इसने क्या इस पर डिस्कस दिया कि जेम्स मैक्सवेल 1870 suggest that when electrically charged particle move under oscillation, alternating electric and magnetic field are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of wave called electromagnetic wave or electromagnetic radiation. Maxwell was again to first to reveal that light waves are associated with oscillating electric and magnetic character, ठीक है। ऑसिलेटिंग मीन आपको पता ही है कि कोई भी फ्रीली जो लटकी हुई होती है, ऐसे आप उसको धागे से किसी पत्थर को लटकाते हैं तो वो इस तरह से क्या करेगा कि हिलता है, ठीक है ना। तो वो क्या उसका ऑसिलेटिंग है, यानी कि दोलनमान, ठीक है। तो इस पर क्या है कि ये डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको फेर में मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है कि जब इसने ये सिस्टम करने के बाद यानी कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया, तो इसकी क्या है कि कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर डिस्कस हुआ। तो वो सिंपल प्रॉपर्टीज़ का जो डिस्कस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।